गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे जो मेंस पर्पज है, जो हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य है ऑप्शनल का मेंस में। तो अब यहाँ से सवाल बनेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग आज देखेंगे कि ब्रिटिश और फ्रेंच का जो प्रतिद्वंदिता है, और ब्रिटिश फ्रेंच प्रतिद्वंदिता से बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे कर्नाटक वार है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और किस प्रकार से ब्रिटिश आया और फ्रेंच क्यों असफल हुए। और यहाँ क्वेश्चन भी है, हमने कल बताया था कि यहाँ यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, फिर क्लाइव और डुप्ले को कंपेयर करके पूछते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग, हम लोग देखते हैं ब्रिटिश को, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि जो ब्रिटिश है वो ब्रिटिश किस प्रकार से अपनी स्थापना किया कंपनी का, ठीक है। आपको पता है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो इसको 1600 में इसे राइट मिला कि 15 वर्षों के लिए, जब आप प्री पढ़ोगे तो वहाँ पे काम आएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व के देश, ये ध्यान देना है, पूर्व के देशों के साथ व्यापारिक अधिकार लेकिन पहले मिला था 1500, ये 15 वर्षों के लिए, और इस अधिकार को बाद में अस्थाई बना दिया गया। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या बना दिया गया? अस्थाई। राजेश राज गुड मॉर्निंग, नमिता गुड मॉर्निंग। अब देखिएगा, अस्थाई बना दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप ये समझने का प्रयास करो, जब प्रारंभ में आया था ईस्ट इंडिया कंपनी तो उससे ज़्यादा मजबूत इंडिया के अंदर पहले से डच, तो डच जो थे, मतलब डच पहले से थे क्योंकि 605 में मसूलीपट्टनम यानी दक्षिण भारत में उन्होंने शुरू कर दिया था। और पहली फैक्ट्री जब बनी इनकी 1613 में, अस्थाई फैक्ट्री बनी सूरत में, ऐसे बनी 1608 में। तो पहली बार जब आया तो मैं बस संक्षिप्त में बताना चाहता हूं, एक हॉकिंस नामक व्यक्ति आया। कौन आया? कैप्टन हॉकिंस। और ब्रिटेन का जो शासक था उस समय कौन थी? महारानी एलिजाबेथ। तो एक सवाल भी प्री में आता है, चूंकि हम लोग मेंस पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा, कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत में अकबर था, तो अकबर के नाम से एक लेटर आया, फ्रेंड लिखा हुआ, ठीक है। तो जब लेटर आया तो इंडिया में अकबर तो मर चुका था 1608 में, तो आज की तरह फेसबुक व्हाट्सएप तो था नहीं, मर गया वो। जब मर गया तो ये आगरा गया, सूरत में उतरा और ये आगरा गया, और वहाँ पर इसने किससे मिला? जहांगीर से। अच्छा, जहांगीर इससे प्रभावित हुआ। प्रभावित क्यों हुआ? क्योंकि ये फारसी और तुर्की भाषा बेहतर जानता था, सबसे बड़ी बात। तो आप किसी पराये देश में जाओ और वहाँ का लैंग्वेज बोलो और वहाँ के खाना अगर चाव से खा लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। अब ये क्या हुआ, फारसी में बात किया, फारसी का ज्ञान था इसको, तो इसको जो है इंग्लिश खान की उपाधि दी गई, मतलब एक उपाधि दी गई, और इसके बाद मनसब दिया गया, रैंक, मतलब मुगल प्रशासन में इसको सहभागी बनाया गया। किसे? इसे, ठीक है। यानी मुगल प्रशासन में सहभागी बनाया गया। और फिर ये बोला कि मुझे जो है 1608 में ये चाहता था क्या? कंपनी की स्थापना, कोठी, फैक्ट्री। तो पहले जो फैक्ट्रियां बनती थी उसमें उत्पादन नहीं होता था। पहले जो फैक्ट्रियां बनती थी या कोठी था, व्यापारिक कोठी, वो एक प्रकार से आप ये मानो कि माल गोडाउन जो होता है ना, गुड्स का जो कलेक्शन होता है, जैसे आज गोडाउन वगैरह होता है, संग्रह, वेयर हाउस जो होता है, उसका काम करता था। मतलब एक जगह एकत्रित किए और फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता था।
लेकिन पुर्तगालियों के विरोध के वजह से, मुगल अधिकारियों के विरोध की वजह से आप यह मानो कि ये फैक्ट्री इसको बंद करना पड़ा। किसको? हाँ, कैप्टन हॉकिंस को और इंग्लैंड को। और फिर बाद में घटना घटी जो मैंने कल बताया था। वो घटना ये था कि जब 16 सूरत के पास एक जगह था सिवल्ली, और वहां पे 1612 में जब इसने पुर्तगीज को हराया, यानी पुर्तगाली को, तब जाकर इसको 1613 में सूरत में स्थायी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिली। तो पहला स्थायी फैक्ट्री जो बना वो बना सूरत में। हालांकि इसके पहले 1611 में दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के तट पर मसूलीपट्टनम में इसने स्थापना कर लिया था। तो अब देखिए इस प्रकार धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। अब आपके मन में एक सवाल है, फिर 1615 में आया सर थॉमस रो, और जब थॉमस रो आया तो फिर धीरे धीरे और भी व्यापारिक सुविधाएं मिलती रही। लेकिन अभी आपको होगा कि ये किस प्रकार से बम्बई, मद्रास और बंगाल, ये आपको जो है कलकत्ता में, मद्रास में और बम्बई, ये तीन जो सेंटर था, ये तीनों पर ये अपना नियंत्रण कर लिया। तो सबसे पहले देखिए, आइए आप 1640 में, आपको पता होगा पहले एक जगह मिला था, मद्रास जो था, कोई शहर किसने बसाया? मद्रास को जो व्यवस्थित किया वो ईस्ट इंडिया कंपनी था। तो इसको मिला था वहां से, और ये क्या किया, इसको 1640 में यहां पे फिर धीरे धीरे इसने बना लिया सेंट फोर्ट जॉर्ज, किला बना लिया। मद्रास में जो किला बनाया गया था व्यापारिक बहुत बड़ा, उसका सेंट फोर्ट जॉर्ज। 1661 में, अगर मैंने कल बताया भी था कि जब पुर्तगाली से इसका वैवाहिक संबंध हुआ तो इसको दहेज में क्या मिला? पहले मिला किसको? वहां के शासक को, और उसने लीज पर दे दिया किसको? ईस्ट इंडिया। इस प्रकार से बंबई भी ईस्ट इंडिया कंपनी को आ गया, मद्रास भी आ गया। अब बचा बंगाल। तो बंगाल में पहली बार जाता है ये 1651 में। कई लोगों को पता नहीं है, कई लोग गलत कर देते हैं क्वेश्चन जब प्रारंभिक परीक्षा देते हैं, कि सबसे पहले पूर्वी भारत में वो गया था, उड़ीसा में। आप जाइएगा हरिहरपुर, बालासोर जो है वहां पे, यहां पे तो 51 में गया। तो यहां पे गया तो यहां पे 1690 के आसपास इसको मिला क्या? इसको यहां पे सबसे पहले एक सूतानाती जगह है, वहां पे इसको मिली टैक्स फ्री। फिर जाके जब औरंगजेब ने क्या किया कि इसको दिया सूतानाती, कालिकता और गोविंदपुर में फ्री ट्रेड करने की अनुमति बिना चुंगी दिए हुए, 3 जगह पर। और ये वहां पे एक जमींदार था शोभा सिंह। तो शोभा सिंह जो है, जब वो जब विद्रोह किया तो वहां एक अव्यवस्था फैल गया, और इसको मिला 3 जगह, सूतानाती, गोविंदपुर, कालिकता। मतलब आप ये सोचो कि पहले ये व्यापार करने जाता है हुगली में, फिर धीरे धीरे वहां इसको छोटे से क्षेत्र में मिलता है टैक्स फ्री, और फिर मिलता है जमींदारी, 3 क्षेत्र दिया जाता है। और इसी क्षेत्र को मिलाकर इसने कलकत्ता शहर की नींव रखी, जहां पे एक फैक्ट्री बना था, वो कोठी फोर्ट विलियम। यानी अब आप देखो, फोर्ट विलियम, ये बताने का उद्देश्य क्या है कि इतने कम समय में ये हिंदुस्तान के 3 जो है क्षेत्र पे अधिकार कर लेता है। मतलब व्यापारिक गतिविधियां केंद्र है, एक है मद्रास, बंबई, और तीसरा फोर्ट विलियम यानी कलकत्ता। यही नहीं, ये तो
इसका विस्तार हुआ, इसने क्या किया, इसको फरमान मिला और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस फरमान के द्वारा ये हिंदुस्तान पर एक अधिकार कर लेता है। और सबसे पहला जो है 1632 में, जिसको कहते हैं आप सुनहला फरमान, फिर 1651 जिसको कहा जाता है निशान, और ये जो कहलाता है ये विशेष फरमान। और 1717 में जो मिला शाही फरमान, ये मिला गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा, जो हैदराबाद के पास ही है, कि आप गोलकुंडा बंदरगाह का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये बताओ, अब ये लोग आया तो उस साइड में जो पूर्वी भाग है वहाँ पे ज़्यादा था नहीं, मसूलीपट्टनम में था केवल। तो इनको गोलकुंडा में व्यापार और उसका जो बंदरगाह है, जो ये गोलकुंडा बहुत प्रसिद्ध जो है बंदरगाह था, मुगलों के काल में भी मीर जुमला वगैरह अपने समय का सबसे बड़ा व्यापारी था। तो गोलकुंडा में ये व्यापार करने का जो है और उस बंदरगाह का प्रयोग करने का अनुमति मिल जाता है, पहला चीज। इसके बाद 1651 में, यानी इसका मतलब धीरे धीरे क्या है, उस जितना भी तट पे है, चूंकि नौसैनिक मजबूत था इसका। अब निशान, बंगाल बिहार उड़ीसा में इसको निशान मिलता है, लेकिन यहां भी बंगाल बिहार उड़ीसा मिलता है, लेकिन यहां जो प्रदान किया जाता है वो केंद्रीय सत्ता द्वारा, मुगल सम्राट द्वारा, इसलिए इसकी वैधता ज्यादा है, शाही फरमान। यानी देखते देखते इसको व्यापारिक सुविधाएं क्या है, अन्य यूरोपीय शक्तियों की अपेक्षा ज्यादा मिल जाता है। और ये क्या है, ये एक प्रकार से फ्रांसीसी की अपेक्षा मजबूत हो जाता है व्यापारिक दृष्टि से। ठीक है। ये अरबी भाषा जो आप बता रहे हो कि क्या नाम है, अरबी भाषा का जानकार था, तो याद होना चाहिए ये राजकीय भाषा, बोलचाल की जो भाषा थी वो फारसी थी, पर्शियन। अरबी टफ होता है, तो तुर्की भाषा और फारसी भाषा का वो ज्ञानी था। कई बार पुस्तकों में लिख दिया जाता है, लेकिन मेन तुर्की और फारसी। जब भी कोई आएगा, अरबिक बोलना टफ होता है। और अरबी सब नहीं जानता। इवन वहाँ अरब कंट्री में भी रहते हैं लोग जो वहाँ पे, उनको भी जो है, जो यहाँ से जाते हैं तो बहुत लोग सीख जाते हैं, लेकिन बहुत लोग देखिएगा कि बस समझते हैं वो, है ना। तो अरबिक जो है टफ होता है, तो तुर्की और फारसी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ तक क्या हुआ, व्यापारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से आप देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, मजबूत है। अब मजा आएगा आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, कि आपके मन में एक सवाल है कि सर ये राजनीतिक रूप से कैसे जो है श्रेष्ठ हो गया। अभी तक भारत जो है, भारत के जो क्षेत्रीय शक्तियां थी, उसको विश्वास नहीं था कि कुछ हो रहा है। अच्छा, आपको ही विश्वास नहीं होता है जीवन में, जब आप जीवन में कई निर्णय लेते हो, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, तो पता नहीं चलता वो बाद में कि हमने ये निर्णय लिया कैसे, यार ध्यान नहीं दिया, ध्यान देना चाहिए था, वो मिस्टेक हो गया। होता है ना, बहुत बार होता है ऐसा। अब ये, और भारतीयों की सबसे बड़ी ये विशेषता है, अभी जो कभी मानिए चाहे कुछ, जैसे इंडिया के लेवल पे अभी कोई भी किसी भी क्षेत्रीय शक्ति को यह अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। तभी क्या हुआ, कर्नाटक वार होता है। याद रखिएगा, ये जो कर्नाटक है, ये जो शब्द यूज किया गया कर्नाटक, ये किसने किया पता है? ये किया अंग्रेजों ने। तो सबसे पहले कर्नाटक युद्ध होता है 3, एक 1746-48, दूसरा ये आपका सवाल है बहुत मेन। अब आपका जो है सवाल कि सर ऐसा क्या हुआ कि कर्नाटक युद्ध ने
जो भारतीय राजनीतिक परिदृश्य है वो बदल दिया बिल्कुल। तो सबसे जो प्रथम है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, हमने कहा कि पहले आप समझने का प्रयास कीजिएगा, बाकी जो है मैं लिखा भी दूंगा और करवा दूंगा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध। अब बात क्या था कि किसी भी जो घटना होता है उसके कारक होते हैं, और यहां जो कर्नाटक वॉर है उसके कारण क्या है? एक तो आंतरिक कारण है, आंतरिक, और दूसरा बाह्य, आंतरिक और बाह्य कारक। अब ये जो आंतरिक कारक है उसकी अपेक्षा बाह्य कारक ज्यादा उत्तरदायी है। और बाह्य कारक का क्या है कि ऑस्ट्रिया एक देश है, अभी हालांकि बहुत छोटा देश है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, उत्तराधिकार का मतलब होता है कि जैसे सत्ता के कई दावेदार हो और उसमें जो है सत्ता के लिए क्या है, जब संघर्ष होता है तो उसको कहा जाता है उत्तराधिकार का युद्ध। तो ऑस्ट्रिया में उस समय मारिया थेरेसा का नाम सुने होंगे आप, नहीं सुने तो सुन लीजिए, बहुत बड़ी शासिका थी। अब हुआ यूं कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, यानी यहां मारिया थेरेसा की मृत्यु हो गई। यहां पे साम्राज्य जो है वो है हैब्सबर्ग। अगर आप नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए, अभी बहुत बड़ा जो है साम्राज्य या वंश भी कह सकते हैं, बहुत बड़ा। तो मारिया थेरेसा जो है कि मृत्यु के बाद यहां पे सत्ता के लिए क्या हुआ, संघर्ष हुआ, और उस सत्ता के संघर्ष में दावेदार दो हो गए। तो एक और देखिएगा, एक दावेदार जो था उसकी ओर कौन है, फ्रांस, और दूसरी दावेदार की ओर कौन है, इंग्लैंड। और इंग्लैंड की ओर से कौन है, ऑस्ट्रिया, डच। और फ्रांस की ओर से कौन है, जैसे स्पेन, स्वीडन, प्रसा, प्रसा है जो बाद में जर्मनी बना, बावेरिया, सैक्सोनी, ये वहां का जो पावर है वो है। तो एक जो उत्तराधिकार था उसका समर्थन किसने किया, फ्रांस ने, जबकि दूसरे ने किसके किया, इंग्लैंड ने। मतलब मैंने कल ही बताया कि यूरोप के अंदर इंग्लैंड और फ्रांस प्रारंभ से ही प्रतिद्वंदी है। अच्छा, प्रतिद्वंदी होंगे किसका? कभी सुना है कि जो है मोहम्मद अली का जो है मतलब कोई दुश्मन कोई साधारण आदमी था, माइक टाइसन टाइप से होगा क्या? कभी सुना है कि पाकिस्तान चाइना को लेकर कुछ बोलता है? क्यों? इसलिए नहीं कि दोस्त, या अमेरिका को लेकर इसलिए नहीं, क्योंकि दुश्मनी भी क्या आता है तो ठीक ठाक छोटे छोटे, या अपने से थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम, बहुत ज़्यादा से दुश्मनी नहीं करता है कोई, वो अपनी सीमाएं जानता है, इतना तो है, वो भले ही बोल दे, वो आदमी भावना में बोल देता है कि अरे यार क्या है, चल देख लेंगे, चल दो थप्पड़ दो तो, अरे सुन तो लेते बाद में पीटते। मैं कई लोगों को ऐसा देखा कि वो गाली वगैरह करता है, छोटा बच्चा जो होता है ना, या बड़ा भी, बड़ा नहीं छोटा ही गलती, तो आप दो थप्पड़ दे दो, बोलेगा अब नहीं करेगा तो नहीं, फिर थोड़ा दूर जाएगा फिर गाली देगा, तो उसको हेहर कहते हैं, थेथर, सुने होंगे गांव में। तो वही है, तो तुम कहाँ सुनोगी, गांव में थोड़ी रहती है ये। आप लोग इधर नहीं बोलते, वेस्टर्न यूपी नहीं, ईस्टर्न है ना बेटा, अब बहुत ज़्यादा बोलते हैं। जैसे यूपीएससी के बच्चा भी थेथर है, इतना फेल हो जाए फिर भी देते रहता है? देखिएगा, तो आपके मन में एक सवाल है कि सर बाह्य कारक, मैं कारण में डायरेक्ट परिणाम बता सकता हूं, लेकिन आप नए हो, आपको पता ही नहीं है, और मैं बोल दिया पढ़ के आना, तो वहां पे उतना दिया भी नहीं रहेगा, केवल दिया रहता है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध।
तो दरअसल उत्तराधिकार आपको पता है कि जब दो दावेदार होगा तो एक का समर्थन इंग्लैंड और एक का फ्रांस, उसका इंपैक्ट पड़ा भारत में, क्योंकि वहां पे वो मुख्य प्रतिद्वंदी है और इसका प्रभाव पड़ा भारत के उस पर। अब दूसरा कारण क्या है, जैसे मैंने बताया आंतरिक कारण, ये तो हो गया वहां बाह्य कारक। दूसरा है आंतरिक कारक। क्या हुआ कि एक कमांडर था, ब्रिटिश कमांडर, नाम था शॉर्ट में ही बॉर्नेट। इसने क्या किया, कुछ जहाजों को, जो फ्रेंच जलपोत था उसको नष्ट कर दिया, डुबा दिया। तो यह भी एक तात्कालिक कारण था। तो पहले से क्या है कि आप देखिए, आपके जीवन में भी होता है कि पहले से कई कारक है और एक कारक बस हवा दिया, वो हमेशा तात्कालिक कारण होता है। तो युद्ध हो, संघर्ष हो, वो तीव्रता प्रदान किया जाता है। तो बॉर्नेट ने, जो ब्रिटिश कमांडर था, जब फ्रेंच जहाज़ों को डुबा दिया तो इसके बाद यहाँ डुप्ले था। कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर नाम था डुप्ले। यूपीएससी में ऐसे सवाल आएंगे। इसने बुलाया किसको? कह रहा है वेस्टर्न यूपी में तो बहुत अच्छा बोलते हैं। हम वो नहीं कह रहे हैं, हम बोले इस शब्द का प्रचलन वहां अच्छा बोलते हैं, तभी तो इस शब्द का प्रचलन वहां नहीं है। ठीक है। मैं आपकी बातों से सहमत हो गया। सही है, वहां दूसरे शब्द का प्रचलन है। ठीक है। तो बॉर्नेट ने जब ऐसा किया तो आपको नहीं पता है, मॉरिशस जो है ये फ्रांसीसी प्रभुत्व में था। मॉरिशस कहां था? फ्रांसीसी प्रभुत्व में। मॉरिशस ठीक है। और ये फ्रांसीसी प्रभुत्व में क्या था? मॉरिशस। और यहां का जो फ्रांसीसी गवर्नर था ला बुर्दाने, साबुरदाना होता है ना, ये डुप्ले ने तुरंत इसको बुलाया और अपनी सेना और इसकी सेना मिलकर ब्रिटिश को पराजित किया। हमने कहा कि आर्थिक रूप से ब्रिटिश भले ही मजबूत है, सुदृढ़ है, लेकिन राजनीतिक रूप से अभी मजबूत नहीं है। अभी पराजित किया और मद्रास जो ब्रिटिश के नियंत्रण में था, ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में था, फ्रांसीसियों ने क्या किया? उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। समझ में आया कि नहीं? यह काम हुआ। तो पहला काम आप जब देखिएगा तो यह हुआ कि नियंत्रण स्थापित कर लिया। लेकिन यहां पे जब आप बोलते हो ना कि सर फर्स्ट कर्नाटक वॉर का क्या है महत्व, या क्वेश्चन आ जाएगा कि बाह्य दृष्टि से भले ही प्रथम कर्नाटक युद्ध का स्टेटमेंट है कि बाह्य दृष्टि से, कभी भी आ जाएगा टिप्पणी में 100 शब्द में लिखने के लिए, कि बाह्य दृष्टि से, ऊपरी दृष्टि से भले ही कर्नाटक युद्ध का महत्व न रहा हो, लेकिन आंतरिक रूप से इसने, या दूरगामी रूप से इसने अनेक परिणाम दृष्टिगोचर होता है। कैसे? अब ये मद्रास है, अब मद्रास पर नियंत्रण किसने कर लिया? फ्रेंच ने। तो जैसे ही डुप्ले गया, भाई डुप्ले ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ही रहेगा, डुप्ले गया कहीं और जीतने के लिए, ब्रिटिश को पराजित करने के लिए। तो जो बुर्दाने हैं ना, ला बुर्दाने, इसने क्या किया? इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया। मतलब इसने पैसे लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया बिना डुप्ले और फ्रांसीसी गवर्नर, ये जो सरकार है उसकी अनुमति के बिना। फिर डुप्ले आया। समझ में आ रहा है? तुम तो कहीं और समझ रहे थे। अब डुप्ले क्या किया? अब फिर से मद्रास पे कैप्चर किया। इससे क्या समझे आप? कि पहला एक गवर्नर मॉरिशस का बिना अनुमति के मद्रास जो मिलकर जीता था, बेच दिया, और एक फिर से आता है
और ये हराता है और कैप्चर करता है। इसका मतलब हुआ आंतरिक मतभेद किसके बीच? इनके अधिकारियों के बीच, फ्रांसीसी अधिकारियों के बीच उजागर हुआ। ये जो समन्वय है, समन्वय का अभाव, यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध ने यह साफ कर दिया कि फ्रांसीसियों के बीच ना तो समन्वय है और ना ही, आप देखिएगा, एक साथ मिलकर चलने का जो ब्रिटिश के पास क्षमता है, जो समन्वयकारिता की भावना है ब्रिटिश के पास, वो इनके पास नहीं है। और जब भी आप विजयी होते हो, जब भी आपको जीवन में विकास करना होता है, विशेषकर विपरीत परिस्थिति दूसरे देश में जाकर, तो ये बहुत जरूरी होता है। इंडिया वाले भले ही यहाँ हम लड़ते मरते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर जब मिलकर रहते हैं, जाके देखो क्यों। ये सबके साथ होता है, ये केवल हमारे साथ नहीं, सबके साथ। अब यहां एक चीज है आपका कि पहला चीज क्या निकला कि समन्वय नहीं है, पहला पॉइंट मेंस का। और दूसरा देखना मजेदार चीज, हमारे लोग में क्या था। अब क्या हुआ, इसी प्रथम कर्नाटक युद्ध में ही, मतलब अभी क्या हो रहा है, युद्ध तो शुरू हो गया। तो कर्नाटक एक जगह है, तो आज वाला कर्नाटक नहीं है, वहां का नवाब है, नाम है अनबरुद्दीन। डुप्ली ने कहा कि मिस्टर अनबरुद्दीन, आप मुझे सहायता करो, अंग्रेज को अपने क्षेत्र से भगाओ। भाई, कर्नाटक का युद्ध इसलिए कहते हैं कि ये जो संघर्ष हुआ ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच, ये संघर्ष कर्नाटक क्षेत्र में हुआ था, इसलिए कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। केंद्र बिंदु क्या था? कर्नाटक था। तो डुप्ले ने कहा, जो फ्रांसीसी गवर्नर था, कि आप क्या करो, आप अपने क्षेत्र से ब्रिटिश को निष्कासित करो। डुप्ले नहीं माना। तो जब डुप्ले नहीं माना तो एक युद्ध हुआ, और उस युद्ध को कहते हैं सेंट थोमे या टोमे का युद्ध। यह बात है 1748 की। और एक तरफ रहता है अनवरुद्दीन और दूसरी तरफ रहता है कौन? डुप्ले, यानी फ्रेंच और कर्नाटक की नवाब। समझ रहे हैं? इसके सेनापति रहता है महफूज खां और इसका सेनापति रहता है कैप्टन पैराडाइज। यहां 10,000 की सेना है और यहां लगभग 1,000 की सेना है। और इस 1,000 की सेना में भी लगभग 800 के आसपास सेना भारतीय हैं। और ये 1,000 की सेना 10,000 की सेना को पराजित कर दिया। ये देखने से लग रहा है कि कितने छोटी घटना है। आपको नहीं पता, आपके जीवन में देखो, इतिहास जीवन ही तो है यार। आदमी का भी तो इतिहास होता है, और ये आदमी का, ये मानवीय इतिहास ही तो पढ़ रहे हैं। इतिहास का एक लाइन कोई परिभाषा नहीं है। इस पे बहुत बहस हुआ, व्हाट इज हिस्ट्री। एच कार की एक पुस्तक आती है, अब पढ़िएगा कि इतिहास क्या है। तो इसमें बहुत बहस हुआ कि इतिहास है क्या वास्तव में। तो जब बीएचयू में है तो वहां पढ़ाया जाता है, पीजी में, अब का नहीं पता। जब डीयू में जाओगे तो वहां पढ़ाया जाता है ग्रेजुएशन में। किताब आती है ईएच कार, और ईएच कार की जो किताब है उसमें बहस हुआ। जितने भी अलग अलग जगह है हिंदुस्तान के बाहर ही तो थे, तो जहां जहां सेमिनार हुआ और उस सेमिनार के माध्यम से जो चर्चाएं हुई, जो निष्कर्ष निकला, बताया, बोला कि प्रत्येक घटना इतिहास नहीं हो सकता। जैसे फैक्ट जो होता है वो तो कूड़ा करकट है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जो फैक्ट है वो कूड़ा करकट है,
सारे फैक्ट इतिहास का भाग नहीं हो सकता। जैसे आप लोग तैयारी करने आए तो आप इतिहास थोड़ी हो सकते। अब इसमें इतिहास कब होगा? जब इसी में से कोई टॉपर कर जाए। भाई मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारी जगह पढ़ाते हैं, जुड़े हुए हैं। अब इसी में से कोई लड़का टॉप कर जाए, या हिस्ट्री में 400 मतलब 500 में 350 नंबर ले आए, मतलब कुछ ऐसा करे जो समय काल समाज को प्रभावित करे, तो भी एक इतिहास हो गया वो। कि यार जब भी हिस्ट्री होगा तो आपको याद किया जाएगा, जब भी मेरा जीवन होगा आपको याद किया जाएगा। मतलब मेरा शैक्षणिक जीवन, मतलब भ्रष्टाचार के विरुद्ध सारे लोग बैठते हैं, लेकिन अन्ना का जो अनशन था वही इतिहास क्यों है? क्योंकि उस समय को प्रभावित किया। तो इस पे बहुत सारा वजह वो बहस हुआ, निष्कर्ष दिया गया, एक अलग मुद्दा है ना। अब देखिएगा, मतलब देखने से ये लग रहा है कि कितना सूक्ष्म घटना है, लेकिन ये बता दिया कि आपके भारतीय या स्थानीय जो सेना है वो मात्रा में या संख्या में भले ही हजारों की हो, वह यूरोप की अनुशासित, प्रशिक्षित और संगठित सेना के सामने टिक नहीं सकता। यह पहली बार हुआ। अब तक एक 1639 में हुआ था। ये जब शाहजहां जब था तो एक बार हुआ था ऐसा कि वो हुगली में पुर्तगालियों को पराजित किया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा वो बड़ा झड़प नहीं था। ये पहली बार ऐसा हुआ। अब ये बैठा बैठा कौन देखेगा? डुप्लीकेट, ये जो कारनामा है वो देख रहा है कौन? क्लाइव। और क्लाइव देख रहा है, सोचो, वो बोल रहा है यार सबसे श्रेष्ठ तो मैं हूं, फ्रांसीसी तो मेरे बाद है। ठीक है, हम मद्रास में हारे हैं, चाहिए, चलो कोई बात नहीं। और वो जो है, जब वो हरा सकता है भारतीय शक्ति को, यार मैं तो फिर भी श्रेष्ठ हूं। जैसे आप लोग भी कई बार मजा लेते हैं जीवन में, और कई बार आईएएस के बच्चे तैयारी करने आते हैं, मैंने देखा, वो देखता है कि यार बगल वाला तो पास हो गया, ओ अरे मैं तो कई बार हेल्प किया था उसको, तो जब वो हो गया तो मैं क्यों नहीं हो सकता? फिर झोला उठाता है और चल देता है। जब थोड़ा देर रहता है तो पता चलता है यार वो तो बाद में बहुत पढ़ा लिखा था। नहीं तो बहुत बच्चे तो ऐसे आ जाते हैं उनको पता ही नहीं होता है। कोई टीचर बोल देता है, नहीं, इंस्पायर तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं होता है, होना भी चाहिए, लेकिन यार इंस्पायर केवल होने से नहीं होता, और भी फैक्टर होता है। लंबी समय तक आपको बना रहना पड़ता है इस क्षेत्र में। जब लंबे समय तक बने रहिएगा तभी, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं, 5 वर्षीय 10 वर्षीय योजना नहीं। आजकल 10 वर्षीय योजना, कोरोना ने तो 5 वर्षीय को तो निकाल दिया, अब 10 वर्षीय हो गया। कोरोना 2 वर्ष 2.5 वर्ष नहीं निकला केवल, ये आपको 5 वर्ष तक ले गया। अब फिर आप प्री निकलेगा, यानी 10 वर्षीय योजना हो गया ये। तो जो भी मानते हैं 2 साल वाला, वो अपने अपने घर जाने का प्रोग्राम कर सकते हैं। नहीं बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। नहीं, जो पहले से थे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2-2.5 साल तो सही निकल गया। तो ये है महत्व प्रथम कर्नाटक युद्ध का, कि एक तरफ भारतीय जो सैनिक जो कमजोरियां हैं वो उजागर हुआ, जो यूरोप का प्रशिक्षित और जो संगठित सेना है उसके महत्व का जो पता चला। और तीसरा जो चीज है कि पहली बार किसी यूरोपीय शक्ति द्वारा भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया गया। आप सोचो, मतलब यार डुप्ले कौन है? केवल गवर्नर ही तो है, और वो बोल रहा है किसको? कर्नाटक के नवाब को, कि मिस्टर अनवरुद्दीन आप उसको हटाओ, आप मेरा समर्थन करो। हम मना करने पर युद्ध करते हो। यह प्रथम बार है जब आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया गया। तो अगर पूछेगा सवाल, एक सवाल बनेगा यहां, आप लिख लेना,
टिप्पणी की बाह्य दृष्टि से, इसको लिखिएगा जरूर, आप लिख के लाना, बाह्य दृष्टि से भले ही कर्नाटक युद्ध का कोई विशेष नहीं हुआ, विशेष महत्व नहीं था, परंतु इसके दूरगामी प्रभाव महत्वपूर्ण थे। टिप्पणी करें। याद रखिएगा, जब भी सवाल लिखिएगा, मैं बता दे रहा हूं उस सवाल को, देखिए, यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध से अगर ऑप्शनल में पूछेगा तो एक सवाल केवल आएगा, ये पीसीएस में भी आ सकता है। उत्तर प्रदेश के पीसीएस में छोटे छोटे सवाल आने शुरू हो गए, पता है ना। अब जरा सुनना ध्यान से। बाह्य दृष्टि से आपको पहला एक तो भूमिका बताना है, आपको क्या बताना है, भूमिका, ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न से जुड़ा हुआ हो, और इसके बाद बताना है दो भाग। एक बताना है ये बाह्य दृष्टि से, यानी बाह्य दृष्टि से किस प्रकार कर्नाटक युद्ध का बहुत ज्यादा महत्व नहीं था। क्यों नहीं था? क्या इससे राजनीतिक परिवर्तन हुआ? क्या इससे सत्ता परिवर्तन हुआ भारत में? बताओ, भारत के अंदर कोई सत्ता परिवर्तन हुआ? हटा, अभी हटता नहीं, नहीं कर्नाटक में हटाया नहीं गया अभी, वो सेकेंड कर्नाटक वार में मरेगा, ये केवल पराजित हुआ है ना। हाँ, ये अभी हारा उरा नहीं, मतलब केवल हारा था, अभी मरा नहीं। तो क्या बाह्य दृष्टि से बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ? इवन इंडिया के बाहर भी जब प्रथम कर्नाटक वार में देखिएगा कि जब संधि होता है, इससे एक्सला सापेल की संधि, जब प्रथम कर्नाटक युद्ध में, आप हमने बताया ना प्रथम कर्नाटक युद्ध में, तो इसकी संधि कौन होती है? एक्सला सापेल। और इस संधि से क्या होता है, मद्रास मिल जाता है फिर से किसको? ब्रिटिश को। फिर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और उत्तरी अमेरिका में इसको मिलता है लुई या लुइस वर्ग, लुई वर्ग या लुइस वर्ग, किसको? फ्रेंच को। तो कहने का मतलब ये बहुत बड़ी घटना तो नहीं है ना, और इंडिया में भी बहुत बड़ी घटना नहीं है। लेकिन मैंने कहा क्या कि कोई विशेष महत्व नहीं था। आप बता देना कि कोई ऐसा नहीं लगता, लेकिन जब इसके दूरगामी प्रभाव देखते हैं तो दूसरा में क्या लिखेगा? इसके दूरगामी प्रभाव। और मैंने जो बताया 3-4 पॉइंट, पहला, सैन्य कमजोरी उजागर हुआ, किस प्रकार से एक संगठित सेना, प्रशिक्षित सेना, आधुनिक सेना, तकनीक युक्त सेना, एक बड़ी संख्या वाली सेना को जो प्रशिक्षित नहीं थी, आधुनिक नहीं थी, पराजित किया। दूसरी बात, किस प्रकार से प्रथम कर्नाटक वार में फ्रांसीसियों के बीच जो समन्वय है, फ्रांसीसियों के बीच जो एक समन्वय है, वो उसका अभाव दिखता है, और आंतरिक मतभेद उभर कर सामने आता है, जो भविष्य के लिए ठीक नहीं था। तीसरा, क्लाइव के लिए एक मार्ग प्रदान किया। यह प्रथम अवसर था कि भारतीय राजनीति में कोई बाह्य या यूरोपीय यहाँ के आंतरिक राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप किया, और इसने बाद में क्लाइव को एक रंगमंच प्रदान किया। निश्चित रूप से क्लाइव बाद में इस चीज को, या ईस्ट इंडिया कंपनी इस चीज को क्या कर रही थी? भली भांति समझ रही थी, देख रही थी। तो इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि ये कथन से आप एग्री हो सकते हो। टिप्पणी एक शब्द है, टिप्पणी। टिप्पणी का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे टिप्पणी क्या होता है, ना, टिप्पणी का मतलब होता है, जैसे समझिए, चूंकि यहाँ आया तो मैं बता दिया कि लिखा कैसे जाता है। जैसे आप इसमें से जब कॉलेज में पढ़ते होंगे, स्कूल वगैरह में,
आजकल तो 7th-8th से ही टिप्पणी करने लगता है बच्चे, नहीं होता है? क्या बात है, कमेंट करो, चलो कमेंट करते हैं, करने ही बोलता है। आप भी किए होंगे कभी, हर आदमी करता है, तो इसलिए मैं वो चीज़ समझा रहा हूँ, जल्दी समझ में आएगा। अब किसी की आँख बहुत अच्छी लगती है और तो किसी का कितना अच्छा पहनावा है, क्या बात है। अच्छा, लड़के लड़के भी बोलते हैं, क्या बात है, मेरा खुश नजर आ रहा है, मेरा अच्छे अच्छे कपड़े पहने हो। तो कमेंट जब भी किया जाता है किसी पक्ष को देखकर, ठीक है, यानी आपको बोला टिप्पणी करने के लिए, इसका मतलब है कि संबंधित पक्ष के बारे में आपको कमेंट करना है। संबंधित पक्ष क्या है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का महत्व या प्रभाव। टिप्पणी जब भी किया जाता है उसके अपने विचार होते हैं। दूसरा चीज, टिप्पणी में हमेशा अपने विचार होते हैं। तीसरा चीज, टिप्पणी को प्रूफ करने के लिए आपको कुछ साक्ष्य देना पड़ता है। उदाहरणों के माध्यम से टिप्पणी, जो अपनी बात आप बताए, उस बातों को क्या कीजिए, प्रूफ कीजिए। कि भैया आप अच्छे कपड़े पहन के आए तो आपको लगा, मैंने कहा कि यार क्या बात है, आज कुछ बात है क्या, तो आप बताओ कि आप अच्छे कपड़े आने से कैसे लगा। तो बताइएगा ना कि पहले मैं ऐसे नहीं देखा आप खुश, इससे पहले वो इतने अच्छे कपड़े कभी नहीं पहना, आज क्यों पहना इतने अच्छे कपड़े, कोई तो वजह होगा। तो आपने एविडेंस दिया, आपने पहले से तुलना किया। तो टिप्पणी में भी यही होता है कि आप कोई अगर बता रहे हो कि बाह्य दृष्टि से प्रभाव नहीं था, लेकिन आंतरिक दृष्टि से या इसके दूरगामी प्रभाव जो है महत्वपूर्ण थे, तो भैया कैसे थे, आपको एविडेंस देना पड़ेगा, उदाहरण देना पड़ेगा, और इस प्रकार से टिप्पणी आप लिख सकते हो। तो ये पहला क्वेश्चन आपके बन गए। अब आइए, इसे फ्रांसीसी का झुकाव का कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रथम कर्नाटक में जो हुआ वो बताना है, चाहे वो फ्रांसीसी हो या ब्रिटिश हो। पहले वाले में नेपोलियन कहाँ से है? 1748 में नेपोलियन कहाँ से है? नेपोलियन कहाँ आता है अभी? नेपोलियन तो 1790 के बाद उसका उदय होता है, 92 में। चल, नेपोलियन का तो जन्म भी नहीं हुआ था अभी। 1790 में नेपोलियन, 1799 1815 में मरता है। हाँ ठीक है, वांडीवास में नेपोलियन। ध्यान देना। चलिए, अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्या है? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। प्रथम समझ में आ गया कि सवाल कैसे पूछेगा। अब दूसरे में मजा लीजिए। दूसरे, अरे ये मजा कुछ ज्यादा हो गया। कर्नाटक युद्ध। अब ये देखिए, दूसरे कर्नाटक युद्ध 1749 से 54। अब यहां एक मजेदार चीज है, ध्यान दीजिएगा। मजेदार चीज क्या है? ये इसका जो मूल कारण था वो था आंतरिक कारण, बाह्य नहीं था। मतलब आप ये बता सकते हो, जो मूल कारण है वो आप बता सकते हो कि दक्षिण भारत के आंतरिक या राजनीतिक या उत्तराधिकार के प्रश्न पर यूरोपीय शक्तियों ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी का हस्तक्षेप, ये कारण। और यहां पे ये रीजन था कि लोगों ने क्या किया था, इंटरफेयर किया था। ये कारण दूसरे कर्नाटक युद्ध। ठीक है, ये कह रहे हैं दक्षिण भारत के आंतरिक या उत्तराधिकार के प्रश्न पर यूरोपीय शक्तियों ने क्या किया, हस्तक्षेप किया, और सेकंड कर्नाटक वार शुरू हो गया।
लेकिन ये केवल कर्नाटक वार नहीं था, ये तो भाग्य का निर्णय कर दिया, उधर फ्रांसीसी का, इधर कर्नाटक का, हैदराबाद का। दरअसल होता क्या है, इसको देखने का प्रयास कीजिए कि बात है 1748। अब दो है, एक है कर्नाटक और दूसरा है हैदराबाद। तो हैदराबाद आप जाइएगा तो वहाँ पे इस राज्य की जो स्थापना की जाती है हैदराबाद की, तो हैदराबाद की स्थापना कुली कुतुब शाह, वो एक अलग है। लेकिन हैदराबाद का जो संस्थापक था उसका नाम था निज़ामुल मुल्क या आसफ जहां, है ना, उसने स्थापित किया। तो आसफ जहां की मृत्यु हो जाती है, यानी हैदराबाद के निज़ाम की मृत्यु हो जाती है, निज़ाम की मृत्यु। और निज़ाम का नाम क्या है? आसफ जहां, निज़ामुल मुल्क भी कहा जाते हैं। ये मर गया। अब इसके मरने के बाद, इनके इंतकाल के बाद, मृत्यु के बाद उत्तराधिकार कौन होगा? यहां टीपू सुल्तान कहां से आ गया? रूम में सो जाता है क्या? अब देखो, यहां पे जब जाओगे तो इनका बेटा है नासिर जंग, ये उत्तराधिकार का दावेदार है। नासिर जंग लड़का है इनका, कि पोता है लड़का। लेकिन इनका विरोध कौन करता है? इनका पोता मुजफ्फर जंग, ग्रैंड सन। नाम क्या है? अगर नहीं याद आएगा पोता पोती तो टेंशन नहीं लेना, बस एक इनके रिश्तेदार याद रखना, रिलेटिव। ये इनका बेटा है और इनका पोता है। पोता समझते हो? अब ये दोनों, अब दोनों में संघर्ष होता है सत्ता प्राप्ति के लिए। अब यहां कर्नाटक का नवाब पहले था दोस्त अली, दोस्त अली, अब बन जाता है अनवरुद्दीन। जो भी हम पढ़ा भी रहे थे अनवरुद्दीन के बारे में। लेकिन इसका विरोध कौन करता है? इसका विरोध करने वाला है चंदा साहब। अब आप बोलोगे सर ये चंदा साहब कौन है? ये इसका दामाद है, पहले जो नवाब था कर्नाटक का उसका दामाद। ये मतलब ऐसे चलता है। फ्रांसीसी बहुत दुष्ट, इसने कहा कि भैया मुजफ्फर जंग को बनाना है क्या? कर्नाटक का नवाब, फ्रांसीसी। फ्रेंच ने, और इसे बोला कि चंदा साहब को इसने बोला कि मैं सपोर्ट करूंगा, इस प्रकार से। फिर देखिएगा हैदराबाद के निज़ाम की मृत्यु, जो आसफ जहां है, उस निज़ाम के मृत्यु के पश्चात वहां का नवाब कौन बनता है? नासिर जंग। विरोध कौन कर रहा है? मुजफ्फर जंग। अनवरुद्दीन का विरोध कर रहा है चंदा साहब। ये चल रहा है। जब फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग और चंदा साहब का समर्थन किया, जब फ्रांसीसियों ने, तब जाकर, यह ध्यान देना है, ब्रिटिश फिर आ गया मैदान में। और ब्रिटिश ने किसका समर्थन किया? नासिर जंग और अनवरुद्दीन का। इस प्रकार से दो अलायंस हो गए। एक तरफ बन गया नासिर जंग, एक तरफ बन गया अनवरुद्दीन, और एक तरफ बन गया ब्रिटिश, और दूसरी तरफ बन गया मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और ब्रिटिश, ये सॉरी फ्रेंच। मतलब दो अलायंस हो गया। अब युद्ध शुरू हुआ। तो जो सबसे पहला युद्ध होता है उसे समझने का प्रयास कीजिए। डुप्ले बहुत तेज था। डुप्ले ने, कर्नाटक के नवाब है, उधर है मुजफ्फर जंग। एक तो क्या कर्नाटक का नवाब चंदा साहब जो दावेदार है, उधर मुजफ्फर जंग। तो सबसे पहला जो संघर्ष होता है वो होता है अनवरुद्दीन से, और वो होता है अंबुर में, बैटल ऑफ, यानी अंबुर का युद्ध।
1749, 1749। और एक तरफ कौन है? और दूसरी तरफ कौन है? फ्रांसीसी। और आपको बताएं, ये फ्रांसीसी जो है इन्हें पराजित करता है और मार देता है अनवरुद्दीन को। यानी अंबुर के युद्ध में अनवरुद्दीन पराजित होता है और मारा जाता है। और यहां जो नवाब बनता है वो कौन बनता है? चंदा साहब। याद आया कुछ? कर्नाटक में कौन है? कम से कम डायग्राम बना लिए होते। कुछ कुछ लिख भी लिया करो, सिस्टमेटिक चीजें हैं। ये कौन है? तो जो नहीं लिखा है कभी तो उसको लिख लेना। अब देखो, तो पहला जो है घटना होता है ये। दूसरा घटना क्या होता है समझिएगा। दूसरा घटना होता है उधर। अब ये जो है देखिएगा, यहां क्लाइव की जो है प्रसिद्धि शुरू होती है। क्लाइव का कैसे? क्लाइव का ऐसे होता है, पहले हम कर्नाटक के संदर्भ में ही समझे, क्योंकि हमने देखा कि अनवरुद्दीन मर गया और अनवरुद्दीन के मृत्यु के पश्चात यहां पे कौन आया? चंदा साहब। अब ये बात है 1751 की, ठीक। अब ये क्लाइव कहता है, मद्रास का गवर्नर था सैंडर्स। क्लाइव ने मद्रास के गवर्नर, नहीं याद है तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को सलाह देता है कि आप घेरा डालिए। किसका? अर्काट का। और अर्काट किसकी राजधानी थी? कर्नाटक की। अर्काट जो है कर्नाटक की राजधानी थी। तो क्लाइव जो है घेरा डालवाता है, और उस घेरे डालने की वजह से चंदा साहब विवश होता है और चंदा साहब को मार दिया जाता है। और वहां पे बनाया जाता है मोहम्मद अली को नवाब, जो अनवरुद्दीन का पुत्र है। मतलब यहां पे कहा जाता है, चूंकि मैं पीडी नहीं पढ़ा रहा हूं, मेंस पढ़ा रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप किताब पढ़कर आते हो। मतलब जिस प्रकार से क्लाइव ने अर्काट का घेरा डाला, जिस प्रकार से क्लाइव ने अर्काट के संदर्भ में सूझबूझ का जो है एक प्रकार से परिचय दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री था विलियम पीट, ब्रिटेन का। उसने कहा कि ये तो स्वर्ग में जन्मा हुआ सेनापति है। कई इतिहासकारों ने कहा कि जिस प्रकार से क्लाइव ने पलासी में विजय प्राप्त की, षड्यंत्र किया, कूटनीति का परिचय दिया, वो उससे भी श्रेष्ठ था अर्काट का घेरा। ये तो दो चीज है क्लाइव को ब्रिटिश के लिए उपहार था। एक है पलासी में जिस प्रकार से उसने पहली बार ब्रिटिश साम्राज्य को आधार प्रदान किया, और दक्षिण में इसका जो मूल प्रतिद्वंदी है फ्रांसीसी, उसको इस अर्काट के घेरे के माध्यम से नष्ट कर दिया। इवन यहां तक क्लाइव की सूझबूझ, मेंस लिखते हो, क्लाइव की सूझबूझ कहां है, तो आप ये समझो कि क्लाइव ने जिस प्रकार से मराठों का समर्थन प्राप्त किया, क्लाइव ने मराठों के साथ साथ, आप देखना, मुरारी राव था मराठा सरदार, चंद्रगिरी का ब्राह्मण था, मतलब वहां के सॉरी शासक जो मैसूर के नियंत्रण में था, चंद्रगिरी, जहां से मद्रास वगैरह जो है मिला इन लोगों को। तो चंद्रगिरी के शासक को, मैसूर के शासक को, इवन मराठों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। यानी क्लाइव ने जो अलायंस बनाने का प्रयास किया भारत के क्षेत्रीय शक्तियों का, वो क्लाइव और ब्रिटिश ने बाद में भी इसको फॉलो किया। हालांकि डुप्ले भी प्रयास करता है,
लेकिन क्लाइव की तरह नहीं। तो कर्नाटक, जो दूसरी कर्नाटक युद्ध है, ओम प्रकाश गुड मॉर्निंग बेटा, जो दूसरा कर्नाटक युद्ध है, वो दूसरा कर्नाटक युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पे आप समझो अर्काट का घेरा महत्वपूर्ण केवल नहीं है, यहां क्लाइव की सूझबूझ ही महत्वपूर्ण है। एक समय ऐसा था कि ब्रिटिश नष्ट, लग रहा था कि अब कुछ नहीं बचा। हालांकि यहां डुप्ले के धौर्य की परीक्षा भी होती है। डुप्ले डरता नहीं है। जब मुजफ्फर जंग हार जाता है और मर जाता है, तब भी डुप्ले, हालांकि डुप्ले और फ्रांसीसी की महत्वाकांक्षा, हैदराबाद में जब मुजफ्फर जंग मरता है और यहाँ चंदा साहब, तो एक प्रकार से महत्वाकांक्षा समाप्त हो जाता है डुप्ले का और फ्रांसीसियों का। लेकिन कर्नाटक में मरने के बाद भी चंदा साहब का, उसने मोहम्मद अली को नवाब बनाने का प्रयास किया, लेकिन अपने दम पर। तो यहां पे जिस प्रकार से एक गठबंधन बनाया क्लाइव ने, चाहे वो मराठों का हो, चाहे आप देखिएगा मैसूर का हो, चाहे चंदगिरी के शासक का हो, ये कालांतर में ब्रिटिश द्वारा इसका अनुगमन किया गया, अनुसरण किया गया कि किस प्रकार से क्षेत्रीय शक्तियों में आंतरिक मतभेद देकर और उसे अपनी ओर कैसे संगठित किया जाए। याद होगा मैसूर के शासक के विरुद्ध, हैदर और टीपू के विरुद्ध निजाम और मराठों को अपने ओर मिलाए रखा। हालांकि बार बार मैसूर के शासक हैदर अली के द्वारा निजाम और मराठों को विघटित किया गया, लेकिन इसके बावजूद ऐसा होता है। अब आइए मुजफ्फर जंग। तो मुजफ्फर जंग कहां का था? ये तो मैंने देखा कर्नाटक का। तो मुजफ्फर जंग कहां का था? ये था, आपको नाम क्या है उसका? हैदराबाद। बाद में क्या करता है आपको नहीं पता, मुजफ्फर जंग के लिए एक सेना नियुक्त करता है। कहां पे? एक बस्सी है, कई जगह लिखा था है बुसी। तो ये एक सेना भेजता है इसके नेतृत्व में। हालांकि इसकी सबसे बड़ी गलती है कि जब 1754 में, ये 4 की बात है, डुप्ले को बुला लिया जाता है वापस। ये फ्रांसीसियों की एक सबसे बड़ी गलती है। और इसके जगह पे भेजा जाता है गोदेहू को गवर्नर बनाकर। और ये गोदेहू जो है 1755 में पांडिचेरी की संधि साइन करता है। पांडिचेरी, जिसे ना तो ये दूरदर्शी है और न तो भारत के बारे में जानकारी डुप्ले की तरह है। तो जब ये संधि करेगा तो इसको तो पता भी नहीं होगी कैसे क्या करना है। तो ये एक बहुत बड़ी भूल थी। और बाद में बस्सी को वापस बुला लिया जाता है हैदराबाद से। बस्सी को हैदराबाद से वापस बुलाने का मतलब है कि वहां का शासक कमजोर हो जाता है। और बाद में मुजफ्फर जंग भी मर जाता है और यहां पे बनाया जाता है शासक, किसको? हैदराबाद में सलाबत जंग, जो नवाब का बेटा था, नासिर जंग का छोटा भाई। तो वहां अनवरुद्दीन का बेटा बनता है और यहां नासिर जंग का भाई। तो जब सेकेंड कर्नाटक वॉर में आप देखिएगा महत्व, तो क्या महत्व होता है कि एक तो अनवरुद्दीन पराजित होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, कि किस प्रकार से अलायंस बनाया, अर्काट का घेरा डाला, किस प्रकार से इसको वापस बुला लिया गया। फिर से एक बार फ्रांसीसी सरकार और यहाँ के प्रशासक में समन्वय नहीं है, और एक और नेतृत्व, अदूरदर्शी, अनुभवहीन व्यक्ति को भेजा जाता है पांडिचेरी की संधि करने के लिए 1755 में। तो कर्नाटक की युद्ध ने एक और चीज बता रहे, कर्नाटक की युद्ध में ये जो डुप्ले था, डुप्ले ने एक रंगमंच दिया क्लाइव को। इसने हैदराबाद के शासक को, शासक क्या, एक सेना रखी बस्सी, और बदले में बोला गया कि आपको उत्तरी सरकार का क्षेत्र मिलेगा।
उत्तरी सरकार का 4 जो जिला है, जो बहुत समृद्ध जिला था, वो प्रदान किया जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यानी उत्तरी सरकार का क्षेत्र आपको प्रदान किया जाएगा। यह पहला अवसर था कि भारतीयों के खर्च पर कोई विदेशी या यूरोपीय सेना रखी गई। यार ऐसा तो बाद में क्लाइव ने भी किया अवध में 1765 बक्सर के युद्ध के बाद, और ऐसा तो लॉर्ड वेलेजली ने भी किया। इसको कहा गया सहायक संधि, यानी डुप्ले पहला फ्रांसीसी और यूरोपियन था जिसने अपने मतलब भारतीयों के खर्च पर अपनी सेना को जीवित रखा। इसके बाद भी उपयोग किसने किया? ब्रिटिश क्लाइव ने, अब बाद में क्लाइव से किया ब्रिटिश ने। तो डुप्ले तो सहायक संधि का जन्मदाता है यहां इस संदर्भ में। तो कई बार एक्सपेरिमेंट एक आदमी करता है। यार जब समाजवाद आया तो समाजवाद को किसने पहले वो किया? रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फ्यूरर, सेंट साइमन, ये लोग थे। उसको कहते हैं स्वप्नदर्शी समाजवादी, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे। लेकिन इसका नाम किसका हुआ? मार्क्स का। क्यों? यहां प्रयोग किसने किया? डुप्ले ने, लेकिन नाम किसका हुआ? क्लाइव का। तो सेकेंड कर्नाटक वार इस प्रकार से समाप्त हुआ। तो यहां भी 3 पॉइंट मिल गए आपको, कि पहला में भी 3 पॉइंट 4 पॉइंट मिला, यहां भी मिल गया 3-4 पॉइंट। मैं इसको लिखा दूंगा बाद में, ये समझ में आ गया। अब तीसरा, अब मतलब मेंस कैसे? तो यार जो प्री पढ़ते हो ना, उसी का एनालिसिस करोगे कुछ तो अलग से, तो वही सब है। अब यहाँ एक सवाल आएगा डुप्ले और क्लाइव में, बता देंगे अभी क्या है वो। अब तीसरा कर्नाटक जो कि तीसरा तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63। ठीक है बेटा। अब इसमें भी फिर होता है बाह्य और एक होता है आंतरिक। अब यहां देखिए बाह्य कारण में क्या था? यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध है ना, 1756 से 63। अब वहां भी क्या थे? एक तो ब्रिटिश थे और एक और फ्रांसीसी थे। तो स्वाभाविक बात है जब वहां ये है तो यहां भी होंगे। और ये हुआ एक बंगाल में एक चंद्रगिरी है, सॉरी चंद्रनगर। तो चंद्रनगर जो है फ्रांसीसी बस्ती थी। फ्रांसीसी जो है व्यापारिक कोठी बना हुआ था, और बंगाल में यही एकमात्र जो है सबसे महत्वपूर्ण था। तो इस पे वाटसन का नाम सुने होंगे, पलासी में भी था। और क्लाइव, दोनों ने क्या किया? मिलकर दोनों की सेना ने चंद्रनगर पर कैप्चर कर लिया। ये तात्कालिक कारण है, और ये बाह्य कारक था। मतलब यूरोप में एक दूसरे का दोनों क्या है? प्रतिद्वंदी, तो उसका प्रभाव इंडिया में पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है कि चूंकि उसके क्षेत्र पर कैप्चर कर लिया, उसके सबसे मूल और सबसे मुख्य जो है बंगाल में था व्यापारिक कोठी, तो वो हो गया। अब एक युद्ध होता है, पता ही है इसमें, वांडीवास का युद्ध है ना। इसमें बहुत ज़्यादा झालमेल नहीं है, और नाम है वांडीवास। ये तमिलनाडु के पास है। और 1760 इसमें क्या हुआ? एक तरफ कौन है? ब्रिटिश, दूसरी तरफ कौन है? इसका जो सेनापति का नाम है कैप्टन, या ऐसे पूरा नाम क्या लिखिए? ऐसे लिखिए, काउंट लाली। और यहां पे जो ब्रिटिश का है उसका नाम है आयर कुट। और इस वांडीवास के मेंस के पर्पज से
वांडीवास के युद्ध ने एक प्रकार से भारत में ब्रिटिश के राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर विराम लगा दिया। मतलब अब है न तो आप किलेबंदी करोगे, आप न तो किलेबंदी करोगे और न ही आप भारत में बिना मेरे अनुमति से कोई राजनीतिक जो है अपना कोई केंद्र खोलोगे, ना व्यापारिक कोठी खोलोगे। आपके जो है पहले से, मतलब आप केवल व्यापार करोगे बस, लेकिन जो है बस वही, और बिना मेरे अनुमति से आप कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि फ्रांसीसियों का जो गतिविधियां है वो अपने क्षेत्र तक सीमित हो गया। और पता है 1954 में जो पांडिचेरी है वहाँ से ये फिर जाते हैं। पांडिचेरी आज भी जाइएगा तो प्राकृतिक छठा के लिए, जो छठा है उसके लिए मतलब जो है प्रसिद्ध है। और ओरेविले की आश्रम है, हिंदुस्तान में कहा जाता है कि सबसे अधिक जो कोई अगर आश्रम है और कोई है, जैसे यहाँ पे 3-4 है, जैसे सुकून देने वाला जगह है जिसमें आप एक को लाते हो, सबसे मेन कहते हैं बहुत इंटेलेक्चुअल लोग, पैसे वाले लोग हैं, रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग, नाम सुने होंगे, श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग। हिंदुस्तान में सबसे अधिक साउथ इंडिया है क्या, जितने भी बड़े बड़े शहर है उसमें सबसे अधिक जो मेंबर है आर्ट ऑफ लिविंग के, इंडिया और बाहर। बाबा की नहीं बात कर रहे हैं। अरविंद आश्रम केवल पांडिचेरी में भले ही है, मतलब मूल उसका, लेकिन उसमें इंडियन फॉरेनर सब, और आज भी इंडिया के बाहर सबसे अधिक फिलॉसफी जो है किसी का वो अध्ययन किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, तो वह अरविंद घोष की फिलॉसफी बहुत टफ फिलॉसफी मानी जाती है। मुझे लग रहा है 2007 के बाद यूपीएससी में भी इसको जो है ऐड किया गया, अरविंद की फिलॉसफी को। पहले नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया अरविंद की फिलॉसफी को शायद, है ना। मानस, अतिमानस, इस टाइप से बहुत ज़्यादा जो है वहाँ। ये बात है कि थोड़ा सा वहाँ पे क्या है कि वो फॉरेनर वगैरह है रहते हैं, तो थोड़ा सा वो ड्रग्स वगैरह का भी केंद्र बना हुआ है, वो चरस गांजा ये सब खूब बिकता है, तो हर जगह बिकता है ना। जितना भी आश्रम है, जितना भी ये है, आप वृंदावन में चले जाइए, भक्ति का केंद्र है वो, वहाँ आप देखिए जाकर। आप जो क्या है कि जब सिस्टम में जाते हो तो पता चलता है सिस्टम क्या है, लेकिन वहाँ अच्छे लोग भी रहते हैं क्या, तो हमेशा अच्छाई देखनी चाहिए, कमियाँ को पता होना चाहिए, कमियाँ पता होना चाहिए नहीं। चलिए, तो पहला और दूसरा तीसरा कर्नाटक युद्ध में क्या निर्णय निकला? निर्णय यह निकला कि ब्रिटिश जीत गया, और ब्रिटिश जीत गया तो केवल कर्नाटक युद्ध नहीं है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ब्रिटिश, अब ये मेन है सफलता का कारण, ब्रिटिश सफलता के कारण, मतलब किसके अगेंस्ट? मैं ये फ्रांसीसियों की बात कर रहा हूं, मैं ये भारत की बात नहीं कर रहा हूं। ये अलग क्वेश्चन आएगा, भारत के संदर्भ में आएगा जब हम लोग बक्सर, पलासी, मराठा पढ़ लेंगे तब। 2 सवाल है, पहला सवाल और दूसरा सवाल। यहां से भी हम लोग पहला यूनिट पढ़ रहे हैं, पहला यूनिट पढ़ रहे हैं, यहां अलग देखेंगे कि भैया वो कौन से कारक थे कि भारत में ब्रिटिश जीत गया और फ्रांसीसी पराजित हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा, किसी भी देश में, किसी भी काल में तकनीक जो होता है आपके प्रौद्योगिकी, वो हमेशा निर्णायक जो है, या आप कह सकते हो कि हमेशा किसी विजय का, किसी भी युद्ध के और किसी भी सफलता का निर्णय करता है हमेशा तकनीक और प्रौद्योगिकी। चाहे आप भारत के प्राचीन काल को ले लिया जाए, तुर्क सफलता को ले लिया जाए, या मुगल स्थापना को लिया जाए, मराठों की पराजय को लिया जाए, पुर्तगाली की विजय को लिया जाए, या ब्रिटिश सफलता को लिया जाए, तकनीक हमेशा निर्णय करती है। या आपके एग्जाम को लिया जाए, आप बैल की तरह कितना भी पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप काम की चीज पढ़ो, संतुलित पढ़ो, पास हो जाओगे। अब यूट्यूब पे पढ़ते रहो, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं,
अब बहुत क्या, सब पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे कोई भी पढ़ा दे रहा है, लेकिन वो जो एनालिसिस है, वो जो प्रश्न का जो एग्जाम का डिमांड है, वो नहीं होगा। तो बच्चों को थोड़ा सा संतुलित रहने की भी जरूरी है। तो यहां भी तकनीक आ गया ना भाई। विज्ञान क्या है? अगर आप कहते हो साइंस क्या है, सिस्टमेटिक है। आर्ट्स मतलब ऐसा आरोप लगाया जाता है कि जो ह्यूमैनिटीज हैं वो सिस्टमेटिक नहीं है। हाँ, साइंस की अपेक्षा नहीं है। यहां कोई भी आगे अपना निर्णय दे रहा है। साइंस में गहराई नहीं है जितना जितना आर्ट्स में है। आर्ट्स में डेप्थ बहुत है, साइंस में कोई डेप्थ नहीं है। निर्णय दिया गया, आपकी हिम्मत है तो आप भी निर्णय दो भाई। न्यूटन ने दिया नियम, अगर आप में हिम्मत है तो न्यूटन को कौन चुनौती दिया? रोज जन्म लेता होगा हर गली कूचे में, लेकिन नहीं दे पाया। तो मान सोचता है चल हम भी क्या दे, पढ़ो। आर्ट्स में इतना इतिहासकार जन्म ले लिया, रोज नया नया निकलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ये हुआ, फिर एक नया मिलता है सभ्यता, फिर एक नया मिलता है कि नहीं? गहराई ज्यादा है यहां, एनालिसिस का जो डायमेंशन ज्यादा है। यहां विचारधारा की लड़ाई है। मार्क्सवादी, सबाल्टर्न, राष्ट्रवादी, साम्राज्यवादी, वहां इस टाइप से नहीं है। वहां है कि आपने मेहनत करना है, आपने ये दिया, थ्योरी दिया, इस पे ये है आधार, आप भी काम करो, पढ़ो, समझो, बस समझना है। झाल में नहीं है। तो जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर हैं उन्होंने ह्यूमैनिटी को बहुत ज्यादा महत्व दिया। लेकिन जो जीत होती है ह्यूमैनिटी में भी सिस्टमेटिक होना जरूरी है। फिर आप साइंस पे आ गए। सिस्टमेटिक होना जरूरी ये है कि जब आप पढ़ते हो तो एक बहुत संतुलित होने की जरूरत होती है। कोई मानव इतिहास में कोई विजेता बना तो उस विजेता का सबसे, आप देखिएगा, वो तकनीक से युक्त रहा, वो बाहरी दुनिया के संपर्क में रहा। अरब इंडिया में आया, क्यों हार गया? 712 में आया था ना, सिंध पे अटैक किया, वहां के ब्राह्मणों ने हेल्प किया उसको। बताओ, वहां के ब्राह्मणों ने हेल्प किया उसे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो ब्राह्मण उससे संतुष्ट नहीं था। और सबसे बड़े पैमाने पर बौद्धों ने समर्थन किया। सारे ब्राह्मण नहीं किए, कुछ ब्राह्मण, कुछ ही क्यों किए? बौद्धों ने क्यों किया? लोकल लोगों ने क्यों किया? इसलिए नहीं कि राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, वो भावना छोड़ दो, इसलिए कि वो वहां के लोगों से संतुष्ट नहीं थे। आप कभी सोचो, बहुत सारे लोग थे जिसने जब इस्लाम आया तो लोकल रूलर का समर्थन किया, क्योंकि उस शासक से, जो अपने शासक थे, उससे वो नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। अरे ईसाई धर्म आया, कुछ जबरदस्ती बनाया गया जो है हिंदू से क्रिश्चियन, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर खुद ही हुआ, क्योंकि लालच दिया गया। रोजगार लालच क्यों दिया? आप ही क्यों नहीं दिए? अरे अच्छा, लालच के प्रभाव में आता कौन है? अभाव होता है तभी तो। याद रखना, ज्ञान से कोई लालच में नहीं पड़ता है, अज्ञानता की वजह से, अभाव की वजह से कोई लालच में पड़ता है या किसी दूसरे के प्रभाव में आता है। गलत कह रहे हैं। अगर आपके पास अभाव नहीं है तो आप दूसरे के प्रभाव में बहुत निम्न स्तर पर आइएगा, बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हो पाएंगे। हम बात कर रहे हैं संसाधन की, तो सबसे पहला नौ सैनिक सर्वोच्चता, मतलब फ्रांसीसियों की तुलना में, ध्यान दीजिएगा, विभांशु शाही सैनी, गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, तो सबसे पहले देखिएगा, जो सबसे पहला है ब्रिटिश नौसैनिक श्रेष्ठता। यार तुम इंडिया की बात करते हो, जब नेपोलियन का भी उदय हुआ, पूरे मानव इतिहास में सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, और विशेषकर फर्स्ट, ब्रिटेन से बेहतर नेवल सिस्टम और नौसैनिक किसी का नहीं था। अरे नेपोलियन नहीं हरा पाया यार, नेपोलियन को महाद्वीपीय व्यवस्था लाना पड़ा।
नेपोलियन गया था 1805 में, हार गया ब्रिटेन से। नेपोलियन का सपना था। इसके बाद हिटलर, जर्मनी, जापान भी तो हार गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और आप इंडिया के अंदर फ्रांसीसी पराजित करना चाहते हैं किसको? ब्रिटिश को। तो उससे बेहतर नौसैनिक होना जरूरी है ना। तो नौसैनिक नहीं था। दूसरी बात, जो सबसे अहम चीज है जो मैं बताना चाहता हूं, जो कल मैंने बताया भी था, आप प्रत्येक व्यक्ति को इतिहास का विद्यार्थी होना बहुत जरूरी है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो। मुझे बहुत दुख होता है एक साइंस का बच्चे को जो आईआईटी तैयारी करता है, मेडिकल का तैयारी करता है, दूसरा पूछते हैं भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, तो नहीं पता होता है। ठीक है, आपको कोई काम का विषय नहीं है, लेकिन आपको इतिहास पढ़नी चाहिए। 10th के बाद थोड़ा पढ़ो, समझो चीज़ों को, इसलिए आप असफल भी होते हो। ये जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जगह जगह उसको इतिहास का बेहतर ज्ञान होता है कि अतीत में हमारे जो क्षेत्र में लोगों ने क्या किया, ये भी तो इतिहास है। इतिहास और अतीत आपको पता होना चाहिए। डुप्ले ने अपना व्यापार जो शुरुआत की, जो मूल केंद्र बनाया डुप्ले ने, वो मद्रास को बनाया, और क्लाइव ने बनाया उसको कहां पर? बंगाल में। मतलब डुप्ले ने वहां बनाया जहां पर पहले से निजाम है, पहले से कर्नाटक है, पहले से मराठा है, ब्रिटिश है, डच है। और जो क्लाइव ने बनाया, जो क्लाइव गया बंगाल में, वहां केवल नवाब है, और नवाब भी बहुत मजबूत नहीं है। अरे अलीवर्दी खान ठीक शासक था, दूरदर्शी था, लेकिन मराठों का समर्थन भी था। और तभी जैसे ही क्लाइव, ये अलीवर्दी मरता है 1756 में, तो सिराजुद्दौला का विरोध होता है और मर भी जाता है, पराजित भी किया जाता है प्लासी में। बंगाल में ज्यादा प्रतिद्वंदिता नहीं थी, बंगाल के अंदर ज्यादा प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्लाइव को, ब्रिटिश को। लेकिन डुप्ले को, फ्रांसीसी को दक्षिण भारत में, जहां उतना संसाधन भी नहीं था उस समय, वहां पे इतना ज्यादा प्रतिस्पर्धा भी है, संसाधन भी नहीं है, वहां जाके फंस गया, है कि नहीं? तो जो शुरुआत किया, मतलब आप कह सकते हो ब्रिटिश की जो व्यापारिक जो केंद्र है, या ब्रिटिश की जो व्यापारिक गतिविधियों का जो केंद्र है, वो फ्रांसीसियों पे ज्यादा सुरक्षित है। तो भाई बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उसे बंगाल में कौन था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। अगर बंगाल को खत्म किया, हुआ भी कि आपने पलासी और बक्सर में हराया, इसके बाद देखो राजा बन गए। पलासी के संसाधन से आपने, जब आप देखोगे 1759 में, 1757 में क्या हुआ? पलासी हुआ। 59 में क्या हुआ? बेदरा का युद्ध हुआ, जो मैंने कल बताया था, डचों को पराजित किया, डच खत्म। 1760 में फ्रांसीसी खत्म। दुर्भाग्य से भारत की सबसे बड़ी रीजनल पावर अपने आप खत्म। यार ये हमेशा होता है। इतिहास या काल अपने पात्र हो, किसी घटना हो, उसका चयन स्वयं करती है, याद रखना। ये हमने बार बार बताया, कुछ ऐसा काल देखना जो उसी समय क्या हुआ। जैसे 1870 के बाद और 1875 76 तक बहुत सारी घटनाएं उसी समय क्यों होती है, और फिर आ जाता है लॉर्ड लिटन, और इस प्रकार से बनता है माहौल कि 1885 तक आते हैं तो कांग्रेस बन जाता है। तो ऐसा माहौल केवल आंतरिक नहीं होता, बाह्य भी होता है। तीसरा सबसे मेन है, याद रखना, जो सबसे अहम भी है, कि एक फिल्म देखिएगा दीवार, बड़ी मजेदार फिल्म है, तो इसमें एक डायलॉग बहुत फेमस है। अमिताभ बच्चन पूछता है
ऋषि कपूर से। तुम्हारे पास क्या है? सॉरी, शशि कपूर से। शशि कपूर रहता है, क्या है? मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ऐश्वर्याम है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। मेरे पास माँ है। ये फिल्म नहीं है केवल, आप समझा करो, यह केवल फिल्म नहीं है। साहित्य हो या चलचित्र हो, समाज का दर्पण है। जो काम कभी साहित्य करती थी, क्योंकि लोग भी साहित्य से दूर चले गए। हमें आज किताब नहीं पढ़ते तो गलत भी लिखते हैं, आज किताब नहीं पढ़ते तो आंख भी खराब होता है पहले से ज्यादा, शुद्ध भी नहीं लिखते हैं आप, उच्चारण भी नहीं करते हैं, और एग्जाम में फेल भी होते हैं। जो किताब नहीं पढ़ेगा सब फेल हो जाएगा। पास वही हुआ है जो किताब पढ़ा है। मैंने कभी कहा, मैंने क्या कहा कि एनसीईआरटी, भाई आप अच्छे लोग बोलेंगे आपको किताब पढ़ने के लिए। जितने भी अच्छे लोग हैं कहीं भी चले जाओ, वो आपको किताब के लिए बोलेंगे कि कितना भी हम दे रहे हैं, एक दो रेफरेंस बुक पढ़ो। एक रेफरेंस बुक पढ़ना चाहिए। तो ये देखिएगा 70 में क्या है, भौतिकतावाद और भाव मतलब आदर्शवाद, ये दोनों में टकराहट हो रही है। ये जो आपको शशि कपूर क्या है, ये एक तरह से आदर्शवाद का प्रतीक है, और अमिताभ बच्चन भौतिकतावाद का। अब कौन सही था कौन गलत, ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न नहीं है। आइए, हमारे पास, मैं ब्रिटिश, मेरे पास क्लाइव है, मेरे पास वाटसन है, मेरे पास आयरकूट है, बाद में हेक्टर मुनरो है। तुम्हारे पास क्या है? तो मेरे पास डुप्ले है। और वो कौन है डुप्ले? डुप्ले की बहुत उपलब्धि है, फ्रांसीसी के लिए और ब्रिटिश को एक आधार दिया। लेकिन डुप्ले का जो व्यक्तिगत चरित्र है, व्यक्तिगत दोष है, वो अधीर स्वभाव का है, वो नहीं सुनता किसी का। एक तरफ तो फ्रांस की सरकार से उसका समर्थन नहीं है, और दूसरी ओर आप समझने का प्रयास करना, अपने अधिकारियों के साथ उसका समन्वय नहीं है। क्लाइव वाटसन पूछता है अपने अधिकारियों से, निर्णय खुद ही लेना होता है, लेकिन सूझबूझ कर निर्णय। डुप्ले ऐसा लगता है मानो मोहम्मद बिन तुगलक है। कितनी उपलब्धि होने के बाद भी उसके कुछ व्यक्तिगत दोष, चारित्रिक दुर्बलताएं फ्रांसीसियों को भारत में पराजय की ओर उन्मुख कर दिया। नहीं, आप एक तो आपकी सरकार की जो प्रकृति है, जो समन्वय का अभाव है, और ऊपर से आप क्या कर रहे हो, अपने लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। और अपने लोगों का समर्थन कब होगा? जब आप क्या करोगे, आप मिलकर निर्णय लोगे, आप आदर करोगे। मतलब इस प्रकार से जो उसका था काम करने के जो तरीके थे डुप्ले के, वो बहुत बेहतर नहीं थे क्लाइव की अपेक्षा। परिस्थितियां मिलेगी आपको हमेशा प्रतिकूल, याद रखना। जैसे आपने टीपू और हैदर को नहीं पढ़ा, आपने टीपू और हैदर को नहीं पढ़ा। हैदर ने अलायंस बनाया था, अब पढ़िएगा बाद में। हैदर ने अलायंस बनाया मराठों का, निजाम का, टूट गया, फिर बनाया। टीपू प्रयास करता है लेकिन सफल नहीं होता। इतिहास आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने प्रयास किया, सफल नहीं हुआ। प्रयास किस हद तक? एक बार करने के बाद क्या बार बार किया जैसे हैदर ने किया था? ना। अब ये बोल देना कि यार जब हमारा साथ कोई नहीं दे रहा तो अकेले लड़ेंगे, भावना से युद्ध की विजय नहीं होती है यार, याद रखना ना। जब जीवन में आगे बढ़ना होता है, सफल होना है, तो भाव पक्ष को अलग रख कर जाओ। याद रखना, यहां युद्ध के मैदान में केवल चलती है शस्त्र। समझ में आ रहा है? डुप्ले
को न तो अधिकारियों का समर्थन मिला न फ्रांसीसी सरकार का, और व्यक्तिगत दुर्बलताएं खत्म कर दिया। तो ये जो, और एक और पॉइंट है कि मैंने कहा कि समन्वय नहीं है, कि जिस प्रकार से ब्रिटिश के बीच आपसी समन्वय है वो फ्रांस में नहीं दिखता, चाहे वो सेकेंड कर्नाटक वॉर हो या थर्ड कर्नाटक वॉर। अब मतलब इस प्रकार से लिखना, केवल ये नहीं, क्वेश्चन आएगा तो बताना पड़ेगा आपको। बताऊंगा क्वेश्चन क्या आया है, कि जिस प्रकार से फ्रांसीसियों के बीच अभाव है, भाई गोदेहू को बुला लिया, मतलब इसको बुला लिया जाता है वापस, डुप्ले को, सेकेंड कर्नाटक वॉर के लास्ट में, और गोदेहू को भेजा जाता है। क्या आपने एक बार ही मशवरा किया, जिसे भारत के बारे में बेहतर जानकारी थी? गलत कह रहे हैं आप। बस्सी को वापस बुला लेते हो हैदराबाद से, तो जो बुलाता है, क्या डुप्ले से आपने राय मशवरा लिया? हमेशा प्रशासन में देखिएगा कि बड़े बड़े जो निर्णय लिए जाते हैं, तो पुराने अधिकारी भले ही रिटायर हो जाए, उससे सलाह लिया जाता है। क्या लगता है आपको? जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो पुराने लोगों से सलाह लेते हैं, और युवा निर्णय नहीं ले सकता। आप समझिए, आप 10 में से 2 निर्णय लोगे, 3 निर्णय लोगे। आप निर्णय लो, लेकिन आपके निर्णय को पुष्टि देने का काम करेगा पता है कौन? आपके पुराने जनरेशन के लोग। केवल पुराने जनरेशन शासन नहीं चला सकता, यह भी बात सही है। नए जनरेशन को आना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों में समन्वय होना चाहिए। पुराने के पास अनुभव है, आपके पास जोश है। अगर आप डुप्ले को वापस बुला लिए गए तो कोई बात नहीं। क्या आपने डुप्ले के अनुभव का लाभ लेने का प्रयास किया? यार, क्लाइव को भेज दिया जाता है, फिर जब इलाहाबाद की संधि होती है तो क्लाइव को बुलाया जाता है। क्या इस प्रकार से पुनः डुप्ले को कभी बुलाने का प्रयास किया, सलाह लेने का प्रयास किया? कभी सोचो। कोई विजय ऐसा ही नहीं होता। वो आपको लगता है, आप एक बैठे हो, एक नज़र में देखता है, यार वो विजयी हो गया, वो इतना बड़ा आदमी बन गया, अवसर तो आपको ही मिला है या मिलेगा, आपने लाभ क्यों नहीं उठाया? इसका मतलब है कि आप में कोई दुर्बलताएं हैं। तो छोटा आदमी जो होता है ना, वो बहाना करता है कि हम असफल हो गए। अवसर हमेशा मिलेगा समान, आप देख ही नहीं पाए। हाँ, परिस्थिति अलग अलग हो सकती है। एक परिस्थिति हर्ष का है, जिसके पास चुनौती ज्यादा है, लेकिन हर्ष महान इसलिए है कि उसने उस प्रकार से लड़ा उसके विरुद्ध। अब लड़ते कैसे है ये मैंने इतिहास में ये भी तो है। तो डुप्ले और फ्रांसीसी सरकार के बीच जो समन्वय है वो नहीं है। एक प्रकृति भी बहुत मेन है, कंपनी की प्रकृति। कंपनी की प्रकृति। अब आप बोलोगे सर ये कंपनी की प्रकृति कैसे? तो आप ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी है। और फ्रेंच कंपनी सरकारी है। तो आज आप कोई कुछ मत करो, आप एक सरकारी बैंक में जाओ, तो जब सरकारी बैंक में जाते हो तो क्या होता है? जब आप सरकारी बैंक में जाते हैं तो आपके काम का जो कार्य प्रणाली है, जो कार्यशैली है, जो संस्कृति है, वो बोझिल है, मजा नहीं है। वो एक दिन का काम 4 दिन में हो जाए, बहुत बहुत। और मैंने देखा कि जो प्राइवेट बैंक है वहां पे काम की जो शैली है वो आपके उन्मुख है, उपभोक्ता आधारित है। ऐसा नहीं कि आपके अकाउंट खुलवा के भूल जाएगा ना, अकाउंट खुलवा के भी याद रखेगा, ये पैसा डाल दीजिए ना। मतलब आपका भी ऐसा नहीं, आपके घर आ जाएगा वो। अंतर है कि नहीं? मतलब आपको निर्णय लेना है ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो तुरंत निर्णय लिया जा रहा है, क्योंकि वो सरकारी नहीं प्राइवेट है। और फ्रांसीसी मतलब कंपनी को निर्णय लेना है तो उसे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है फ्रांस की सरकार पर। और सरकार तो निर्णय देर से लेती है, बैठक बुलाएगी, फिर वो होगा, फिर निर्णय लेंगे, तब तक तो काम निपट गए। ठीक उसी प्रकार से जैसे प्राचीन काल में इंडिया में कौन था?
राजतंत्र और गणतंत्र। गणतंत्र की असफलता का एक कारण यह भी था कि जो गणतंत्र है वो उनका परिषद होता था, फिर निर्णय लिया जाएगा, तब कुछ होगा, तब उसको क्रियान्वित किया जाएगा। और राजतंत्र, राजा है, पुरोहित आया, महामहिम, क्या निर्णय हो राज्य और शासन के हित में, आप बताइए क्या बताया। ऐसा नीति कहता है, ऐसे ही तो होता था। नीति कहता है राज्य सर्वोपरि है, राजा को इसके लिए तत्पर रहना चाहिए। आक्रमण, आज सोचा सुबह चला गया, शाम तक आ गया यह मतलब यहां आज की तरह मोबाइल थोड़ी था। तो अंतर है फ्रांसीसी सरकार की, फ्रांसीसी कंपनी की जो प्रकृति है, यह भी एक प्रकार से इसके जो है निर्णय लेने में जो है बाधा पहुंची, और इस प्रकार से भारत में पतन जो हुआ फ्रांसीसियों का, उसमें एक ये भी कारण। एक और चीज है जो बहुत अहम है, वो है संसाधन। याद रखिएगा, ये एक ऐसा शब्द है, आप देख रहे हैं ना, मैं एक अगर लाइन में बोलूं तो मैं पूरा असफलता को बता दूं। ब्रिटिश की नेतृत्व क्षमता, समन्वयकारिता, उसकी प्रकृति, संसाधन और व्यापारिक केंद्र की सुरक्षित भौगोलिक स्थिति इत्यादि ने उसे सफल बना दिया। संसाधन बहुत महत्वपूर्ण होता है, याद रखना। मैं बच्चों को देखता हूं, बड़ा मजा आता है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट था, मुझे ही मजा आया। और यही संघर्ष है। जो छोटा आदमी होता है, छोटा आदमी का मतलब पैसे से नहीं है, उम्र से नहीं है, आम आदमी। और एक होता है विजेता, धीरूभाई अंबानी, अदानी, मोदी, मनमोहन सिंह। ये कोई छोटा आदमी नहीं है। प्रधानमंत्री बना है तो छोटा कैसे होगा? इतिहास में स्थान है उसका। आप क्यों नहीं बने, हम क्यों नहीं बन पाए, या बनेंगे देखेंगे। बहुत आसान है किसी की आलोचना करना, फिर आप क्यों नहीं हुए। नेपोलियन, हिटलर, सिकंदर, अलाउद्दीन खिलजी। जो छोटा आदमी होता है, आम आदमी होता है, जो असफल आदमी होता है, वो संसाधन का रोना रोता है। संसाधन हमेशा नहीं होगा आपके पास। ये जो चीजें हैं, खुशी, गम, जय, पराजय, प्रकाश, अंधकार, सत्य, झूठ, ये सब आएगा जाएगा, फिर आएगा फिर जाएगा, तो रोएगा क्यों? सिकंदर अगर संसाधन का रोना रोता, अकबर रोता। अकबर जब दोबारा सत्ता में आया था तो क्या था उसके पास? अरे यार, हुमायूं के पास क्या था जब दोबारा आया था? अकबर के पास भी नहीं था। 1556 में जब दोबारा आया था ना बेटा, बैरम खां कितना दिन रहा? कितना दिन रहा? 7-8 साल। इसके बाद पूरा हिंदुस्तान में नहीं था ना उसका, केवल आगरा और दिल्ली कुछ आसपास ही जगह तो था। अब देखना मैप, केवल आसपास था, लेकिन उसने धीरे धीरे पूरा राजपूताना को जीता। दक्षिण भारत में गया, पूर्वी भारत में गया, अफगानिस्तान तक चला गया। यह अकबर ने किया ऐसा। संसाधन का रोना रोता तो बाबर क्या जीत पाता क्या? लेकिन हाँ, एक बात तो है कि संसाधन आपको अस्थायित्व प्रदान करता है। मानो ब्रिटिश के पास संसाधन ज्यादा था, बंगाल था उसके पास। संसाधन आपको बड़ी सेना खड़ा करने में आपको मदद करता है, तकनीक का आयात करने में, आपको तकनीक युक्त बनाने में, सेना के अधिक वेतन देने में। पता है आपको, डुप्ले अपने अधिकारियों के वेतन कम कर दिए थे, सैनिकों के वेतन कम कर दिए थे। किया बाद में। अच्छा, क्लाइव ऐसा आदमी था, जब 1765 के बाद क्लाइव आता है तो देखा कि भ्रष्टाचार है प्रशासन में। समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं जोर कर इसलिए बताता हूं कि आप चीजों को समझे। इसलिए मैं बोलता हूं किताब पढ़ के आओ, नहीं आ पाए पढ़ के आएगा तो मेरी बात लगेगा कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं गुरुजी। क्या आप समझने का प्रयास करना। ऑप्शनल अलग चीज है, आईएएस अलग चीज है। आप देखना, आप जब देखोगे कि
क्लाइव को। तो क्लाइव बाद में क्या हुआ, जब सैनिक सेना या प्रशासन में भ्रष्टाचार था तो उसने, अब भ्रष्टाचार कैसे था कि वेतन कम था, ऐसा लगा उसको, तो लोग अपना निजी व्यापार कर रहे हैं सैनिक, और उपहार ले रहे हैं यहां के शासकों से, तो उसने निजी व्यापार और उपहार पे रोक लगा दिया, दोहरा भत्ता बंद कर दिया और एक ट्रेड सोसाइटी बनाया, और जो लाभ होता था उस लाभ में उन लोगों को दिया। उसने पेंशन की व्यवस्था की। क्लाइव ने क्या किया, ये डुप्ले ने क्या किया, डुप्ले ने लोगों की सेना की वेतन कम कर दिया। संसाधन नहीं था आपके पास, तो संसाधन भी एक ऐसा चीज है जो इन्हें पराजित कर दिया। तो ये जितने भी कारण है आप देख रहे हो, वो सारे कारकों ने मिलकर ब्रिटिश को विजयी बना दिया और फ्रांसीसी हार गए। तो मेरा जो पहला यूनिट है आपके लिए यहां मेन, तो जो मेन से आएगा, तो मेन से क्या आएगा, मेन से आएगा आपका क्वेश्चन क्या, ये कर्नाटक वॉर से फ्रांसीसी असफलता से। दो क्वेश्चन लिखिए आप जो यूपीएससी में आया हुआ है और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। लिखिएगा इन्वर्टेड कॉमा में, ना तो सिकंदर महान और ना नेपोलियन, ना तो सिकंदर महान और ना नेपोलियन, ना तो सिकंदर महान और ना नेपोलियन कॉमा आधार के तौर पर पाउंडिचेरी से शुरू करके, आधार के तौर पर पाउंडिचेरी से शुरू करके, आधार के तौर पर पांडिचेरी से शुरू करके और एक ऐसी शक्ति के साथ उलझकर, और एक ऐसी शक्ति के साथ उलझकर, और एक ऐसी शक्ति के साथ उलझकर जो बंगाल और समुद्र की बागडोर संभाले हुए थी, जो बंगाल और समुद्र की बागडोर संभाले हुई थी, कॉमा भारत के साम्राज्य को जीत सकते थे, भारत के साम्राज्य को जीत सकते थे। टिप्पणी कीजिए। एक और लिखिएगा, भारत की चाबी को मद्रास में, इन्वर्ट कॉमा में लिखिएगा, भारत की चाबी को मद्रास में खोजने की, भारत की चाबी को मद्रास में खोजने की डुप्ले ने एक मौलिक भारी भूल की, डुप्ले ने एक मौलिक भारी भूल की, डैश क्लाइव ने प्रयास किया और उसे बंगाल में पाया। ये दो ऐसे क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन मैंने लिखवाया है ना, है ना। अब एक और चीज याद रखना कि जो मैंने लिखाया कि भले ही प्रथम कर्नाटक, तो आप ये जो तीनों कर्नाटक को ही मिला के क्वेश्चन बना सकते हो। मैंने लिखवाया ना कि प्रथम कर्नाटक, तो आप ये तीनों कर्नाटक से क्वेश्चन बना सकते हो कि भले ही बाह्य स्तर पे, ऊपरी स्तर पे कर्नाटक युद्ध का कोई व्यापक महत्व तो नहीं रहा, लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव हुए। ये पूरा तीनों कर्नाटक युद्ध से मिलाकर आप बना सकते हो, ये ध्यान देना, ठीक है।
क्वेश्चन क्या है? अब ये कह रहा है न तो सिकंदर महान न नेपोलियन आधार के तौर पर पांडिचेरी शुरू करके। तो पांडिचेरी का मतलब क्या है? भूगोल और एक समुद्र की शक्ति। तो सिकंदर इतना जीत लिया, लेकिन सिकंदर देखो रसिया नहीं जीत पाया, रूस में पूरा अंदर तक नहीं जा पाया ये भाई। सिकंदर का मतलब ये हुआ यूरोप विजयी और एशिया विजयी, क्योंकि अफ्रीका तो उस समय उतना ज़्यादा था भी नहीं, और साउथ अमेरिका की खोज भी नहीं हुई थी, अफ्रीका में भी लोग नहीं गया, तो बचा एशिया और यूरोप। एशिया में भी जब आप देखिएगा रूस का जो क्षेत्र है उसमें कहा जाता है कि वो पूरा पूर्ण रूप में जीत नहीं पाया। इसका मतलब प्रकृति और विजयी, ये क्या ना है प्रकृति, इसका मतलब हुआ भूगोल, कि कुछ ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां पे बहुत ज़्यादा आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लिया नेपोलियन जीत तो गया पूरा यूरोप, नेपोलियन भी रसिया में गया 5 लाख की सेना लेकर, 50,000 सेना छोड़ के सब नष्ट हो गया। कहां से पढ़ लेते हो? 11,000 10,000 लगभग 50,000 की सेना जो है उसकी बची, जो युवा पीढ़ी पूरा नष्ट हो गई। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब गया हिटलर, वो भी नष्ट हो गया रूस के अगेंस्ट। तो कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां कोई जीत नहीं पाया। क्या अमेरिका कौन से जीत पाया? रसिया में। हालांकि अभी युद्ध ऐसा हुआ नहीं, अमेरिका होशियार है, वो इतना बड़ा क्षेत्र है, आज भी इतना अलग 15 देश अलग हो गया, फिर भी आज भी रसिया सबसे बड़ा देश है। और उसका जो भौगोलिक है, एक बड़ा क्षेत्र ऐसा जहां जनसंख्या ही नहीं है, 10 महीना 8 महीना बाहर, मतलब वहां बर्फ ही रहती है जमे। आप कहाँ लड़ोगे? जाओ लड़ो। नेपोलियन ने क्या किया था? उसकी सेना अंदर चली गई, तो फिर लौट ही नहीं पाई। अरे भाई आप अंदर चले गए, आप अंदर चलते गए, उसने सप्लाई काट दिया वहां के शासक ने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यही हुआ। तो आप ठंड का ये तो उम्मीद नहीं किए थे ना कि हम ठंड में फिर ठंड का सामना करेंगे। ठंड में क्या होगा? मरेगा सेना, खाने का नहीं मिलेगा। वो छोड़ो ना, दक्षिण भारत में समुद्रगुप्त और अलाउद्दीन खिलजी विजयी हुआ, लेकिन क्या प्रत्यक्ष नियंत्रण किया? औरंगजेब तेज थे, गए थे जीतने के लिए, निपट गए। वो छोड़ो ना, अफगानिस्तान में अमेरिका भी गया, रूस भी गया, कोई जीत पाया? क्या लोगे वहां? गुफा में जाके अटैक करो किया तो था। तो कहने का मतलब ये है कि जो भौगोलिक, अच्छा ब्रिटिश के पास सबसे बड़ी नौसैनिक सर्वोच्चता है, नौसेना है, तो वहां तो ऐसे भी टफ है ना जीतना। तो ये सारी चीजें थी, आप इसमें बता देना इसको, है ना। टिप्पणी लिखा हुआ है तो अपने विचार बताना, सबसे अलाउद्दीन से और सबसे जोड़ देना। और दूसरा सवाल है वही सेम है, चाबी में खोजने जो भूल किया, क्योंकि न तो संसाधन था वहाँ पे दक्षिण भारत में उस मतलब तुलनात्मक रूप से, और न ही दक्षिण भारत में प्रतिस्पर्धा भी ज़्यादा है वहाँ पे। दूसरी बात है बंगाल में संसाधन मिला, प्रतिस्पर्धा भी कम मिला, समझ रहे हैं। और बंदरगाह भी था वहाँ, ऐसा नहीं है। तो ये सारे कारण है, और इस प्रकार से आप देखिएगा तो ब्रिटिश जो है भारत में जीत गया। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, हम लोग कल मिलेंगे और कल हम लोग पढ़ेंगे। कल मैं लिखवा दूंगा, इसको क्वेश्चन में लिखवा दूंगा, सारा लिखवा दूंगा। पहला यूनिट कल खत्म हो जाएगा डुप्ले के बारे में और उसके बारे में तुलनात्मक करके। तो कल आपका ये लिखवा दूंगा इसका महत्व, और बहुत अलग तरीके से जीएस में अलग तरीके से पढ़ते हैं, मेंस में अलग तरीके से आएगा।